गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो आज का अपना लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 या अपनी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट जो अपने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं ओबी में और कौन कौन से चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं और कैसे मैनेजर्स उन चैलेंजेस को फेस करते हुए उनको कंपनी के लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल बना सकता है। यह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज का जो अपना लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे किससे, चैलेंजेस से ही, कि ओबी के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इसके अलावा कौन कौन से नए इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जो हम लोगों को ओबी के अंदर नज़र आ रहे हैं, कि कौन कौन से न्यू फेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज जो अपन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर आ रहे हैं इम्प्रूव पीपल स्किल्स, इम्प्रूव क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, रेस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन, एम्पावर द एम्प्लॉयज़, coping with the temporariness, stimulate the innovation and change, improving the ethical behavior और helping balance of work life conflict। इनको हम वन बाय वन इनको अपन डेप्थ में एक बार सॉल्व आउट करते हैं। तो इम्प्रूव पीपल स्किल्स क्या है, देखिए हमने पहले भी देखा कि आजकल के बिजनेस को अगर हम डिफाइन करें तो वन वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, एनवायरमेंटल चेंज या ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं और हर एम्प्लॉय हर चेंज को अडॉप्ट करके उसमें रेस्पॉन्स करने के कैपेबल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयज़ को उन चेंजेस के लायक बनाना है, अगर हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकती है, तो ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर वो स्किल्स भी हो। तो हर एक पर्सन में दो स्किल्स होती हैं, मैनेजरियल और टेक्निकल। तो इन सब चेंजेस को एब्जॉर्व करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर ये मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स हों। तो हम ये डेवलप भी कर सकते हैं। अगर किसी में नहीं है तो डेवलप कैसे करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको प्रोग्राम्स अटेंड करवाएंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंगे, उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं ताकि उनके अंदर ये स्किल्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। दूसरा आता है इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी हर कस्टमर को समझ में आती है। कुछ लोगों को क्वालिटी का मीनिंग पता होता है, कुछ लोगों को क्वालिटी का मीनिंग नहीं पता होता। क्वालिटी पर सबको ये लगता है कि क्वालिटी यानी कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, इस लेवल तक तो हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए। तो यहाँ उसकी कहीं एक्सपेक्टेशन नज़र आती है कि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, गुड से, सर्विसेज से कोई एक्सपेक्टेशन है जब भी उस चीज़ के बारे में वो देख रहा है, खरीदने जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है जिसको कार खरीदनी है या ऑटोमोबाइल खरीदना है, तो कार खरीदते वक्त उसको एक एक्सपेक्टेशन है कि ये कार ऐसे सब परफॉर्म करेगी, ऐसा वो माइलेज देगी, इतनी परफॉर्मेंस होगी, इतनी कम मेंटेनेंस होगी। तो एक एक्सपेक्टेशन उसके माइंड में सेट हो जाती है। और मान लीजिए जिस दिन एक दिन आपने कार स्टार्ट करने का और इंजन फेल हो गया, तो उसमें क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही। अरे मैंने तो ये सोचा था ये कार एक बार में सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं देगी, मेंटेनेंस ज़ीरो आएगी। तो उसको लगेगा कि कार की क्वालिटी ख़राब है। तो कार जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें कुछ डायमेंशंस नज़र आते हैं, कुछ फैक्टर्स नज़र आते हैं। जैसा आता है परफॉर्मेंस, सबसे पहला कि हर एक पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को अगर देखता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस से उसको एनालाइज करना चाहता है। जैसे क्वालिटी में उसकी डिस्प्ले क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी या कवरेज क्वालिटी। से आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल की भी क्वालिटी नज़र आती है कि भाई कैमरा कैसा नज़र आ रहा है, हाथ में इसको जब हम पकड़ रहे हैं फैमिली को कोई ज़्यादा वजन तो नहीं लग रहा। अगर हम सिम की देखते हैं तो उसमें कवरेज कितना आ रहा है, ड्यूरेबल कितना है, कैमरे की क्वालिटी क्या है। तो हर एक चीज़ हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको एनालाइज करना कोशिश करते हैं। ऐसे ही आता है फीचर्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीचर्स। फीचर्स क्या कहती है, जैसे उसके अंदर कुछ एडिशनल वैल्यू एडिड एप्स आ जाए, जैसे कैलकुलेटिंग, अलार्म क्लॉक्स एंड अदर्स। आजकल बहुत सारी ऐप्स आपको पता है आती हैं जो ऑलरेडी एक इनबिल्ट उसके अंदर होती है। कुछ आप डाउनलोड करते हैं, कुछ पहले से उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं। तो इंस्टॉल के अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छा आजकल मॉडिफिकेशन आते जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स को लगे कि यस ये एडिशनल फीचर मेरे मोबाइल के अंदर हमें नज़र आता है। फिर आता है कॉन्फर्मेंस। कॉन्फर्मेंस क्या कहता है कि ये एक अलग से स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्री के हिसाब से है, यानी उस इंडस्ट्री के अंदर इस लेवल के गुड्स की हर एक कस्टमर को एक्सपेक्टेशन है।
जैसे उसके डिज़ाइन से हम समझ सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड लेवल से हम समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री के अंदर आप ये अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इतना लेवल तो ये इंडस्ट्री मेंटेन करके चल रही है, इसको हम लोग कन्फर्मेंस कह रहे हैं। देन आता है रिलायबिलिटी, कि प्रोडक्ट जो है इतना टाइम पीरियड तक तो हम उसको रिलाय कर ही सकते हैं कि यस इतने साल तक तो ये प्रोडक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल, कि यस ज़्यादा से मेरा खर्चा नहीं आएगा, मुझे बार बार इसको रिपेयर नहीं करवाना, इसकी बार बार सर्विस नहीं करवानी, तो ये हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर सकते हैं। देन आता है सर्विसेज, कि ये मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास सर्विस सेंटर मेरे अप्रोच में है, कभी भी मैं कॉल कर सकता हूँ, या इजीली हम उसको देख सकते हैं कि सर्विसेज के रिगार्डिंग हम क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। देन आता है आपका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स है, मान लीजिए अगर मैंने गुड्स बुक किए लिए हैं, सर्विसेज ली हैं, मैं कहीं अप्रोच करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो कोई पर्सनल एम्प्लॉय मेरे क्वेश्चन का जवाब देता है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो भी वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड से उसको देख सकता है। देन रेस्पॉन्स सॉरी देन आता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब है कि जब इसको लोग और प्रीवियस लोग जब इसको यूज़ कर रहे थे तो उनके क्या रिमार्क्स थे, क्या इनके रिव्यूज़ थे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बेसिस पे भी वो अपना क्या है, एक कंपनी अपने गुड्स को रेप्यूट कर लेती है जो कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, यानी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो मोर एंड मोर मैनेजर्स क्या है, वो ये सोचते हैं कि चैलेंजेस के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके, तभी कस्टमर क्या है क्वालिटी पे हमारी गुड्स को इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट मानेगा। देन आता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जैसे कस्टमर फोकस क्या है, क्या आप अपने गुड्स को कंटिन्यू इम्प्रूव करते जा रहे हैं, यानी चेंजेस के साथ साथ, जैसा आप देखते होंगे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेशन आता रहता है, कि अब आपने ये ऐप कर रखा है इंस्टॉल, अब इसमें नया अपडेशन आ गया है तो उसको आप दोबारा से अपडेट कर लीजिए। ऐसे ही इसका हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी की तरफ और कितना अपने आप को आगे ले जा रही है टोटल क्वालिटी के अंदर। आपके एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा ऑथराइज्ड हैं किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो क्या वो आपको समय दे के टाइम पास करके ये कह रहा है कि नहीं अभी आप कुछ दिन रखिए, ये डिसीज़न मैं नहीं ले सकता, मेरे सुपरवाइजर्स लेंगे या मेरे हेड लेंगे या अदर ऑफिशियल्स लेंगे। तो टोटल क्वालिटी के अंदर क्वालिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डिसीज़न मेकिंग, कस्टमर फोकस और इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। देन हमने मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था कि आजकल डिफरेंट हेट्रोजीनियस कस्टमर्स एक एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है ताकि वो मिलके काम कर सकें, इनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सके, टीम के तौर पे काम कर सकें। देन रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, आजकल में देखा कि जब 1991 से हमारे यहाँ पे एलपीजी लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब से क्या है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के न्यू ट्रेंड्स हमारे को नज़र आने लगे, अब लोकेशंस क्या यूँ कहे कि टेली कम्युनिकेशन, क्विक रेस्पॉन्स, कस्टमर फीडबैक, इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, टाइमली वर्क, ये सब चीज़ें इस ग्लोबलाइज में आ गई। तो यहाँ पे आजकल अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको इन सब लेवल्स पे अपने आप को देखना पड़ता है। यदि हम कंपनी की बात करें तो वो देखते हैं कि आज आप कहीं भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप वर्चुअल टीम बना सकते हैं, आप इजीली टेलीफोन के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव। देन एम्पावर द पीपल। देखिए जब किसी एम्प्लॉयज़ को हम अथॉरिटी देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम भी देनी चाहिए कि वो उन डिसीजंस को फर्म फ्रीली ले सके। क्योंकि मेन चैलेंज क्या है, कई बार एम्प्लॉयज़ को पावर तो दे दी जाती है पर उसको डिसीज़न ना लेने का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है। तो एक तरफ तो उसके पास पावर भी है, एक तरफ उसके पास डिसीज़न ना लेने का भी है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से भी कई बार एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। और क्या है, आजकल ये एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को ऑथराइज किया जा रहा है टू टेक फर्म डिसीजंस। अगर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है और आपको लगता है कि आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो तो यू कैन टेक डिसीजन, तो अपनी अथॉरिटी आजकल दी जा रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, चैलेंजेस भी कह सकते हैं और इमर्जिंग इश्यूज भी आ रहे हैं हमारे पास।
तो अब क्या है, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जा रहा है कि वो वर्क रिलेटेड डिसीजंस में अपने आप को पार्टिसिपेट करे, अपने अपने आप को इन्वॉल्व करे मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में, प्रोडक्शन में, प्लानिंग के अंदर। ऐसे ही यहाँ तक कि इम्प्लीमेंटेशन में भी एम्प्लॉयज़ का रोल डाला जा रहा है। जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसीज़ डिसीजंस को, तो उसके अंदर भी उनका रोल है ताकि कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो सके। ऐसा ही आता है आपका कॉपिंग विद टेम्परेरीनेस। रिसेंट टाइम में क्या है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, किसी भी प्रोडक्ट में 4 स्टेजेस होती थी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो वो धीरे धीरे टाइम बहुत जल्दी कवर होने लग रहा है। अब कई बार फिर बहुत रैपिडली आप इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे, ग्रोथ से बहुत जल्दी आप मैच्योरिटी पे पहुंच रहे हो, पर कई बार इंट्रोडक्शन से सीधा डिक्लाइन में भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि चेंजेस ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चेंजेस आने लगे ना, ये आजकल आपकी पीएलसी को बहुत ज़्यादा छोटा करता जा रहे हैं। और आजकल के हिसाब से यदि देखा जाए कि अगर आपको इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे जाना है, तो अगेन हमें क्या करने में आता है कि हमें चेंजेस को एब्जॉर्ब करना है हमें चेंजेस को। जो चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी नज़र आ रहे हैं, हमें उन चेंजेस को देखना है, लेना है उन चेंजेस को। ऐसे ही आता है आपका स्टिमुलेट द इनोवेशन एंड चेंजेस। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट है, वो इनोवेशन करते रहें, कुछ ना कुछ न्यू न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, न्यू इन द केस ऑफ लाइक यू कहें कि हम टाइमली, हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वो सोचें, उस पर फोकस करें, रिसर्च करें, ताकि हम जब डिसीजंस लें तो वो इतने रिजिड नहीं हो कि हम उसको फ्लेक्सिबल सिचुएशन ना कर पाएँ। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी डिज़ाइंस, आल्सो कि प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हम करते रहें। ठीक, ओवरऑल समरी इसकी हम ये समझें कि जब भी हम अपने यहाँ पे न्यू चेंजेस कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ ले रहे हैं, न्यू इनोवेशन ले रहे हैं, तो वो टाइमली होने चाहिए। यदि वो फ्लेक्सिबल नज़र आते हैं कि नहीं, टाइमली हमारा गलत डिसीजन हो सकता है, तो हम उसका अकर चेंजेस कर सकें, इतने फ्लेक्सिबल डिसीजंस होने चाहिए। ऐसे ही नया तो इशू ये आ रहा है कि आजकल एथिकल बिहेवियर प्रमोट हो रहा है। एथिकल बिहेवियर क्या है? एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि कई बार वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करने से नहीं छूटते। क्यों? क्योंकि शायद कंपटीशन, शायद सक्सेस होने का रेशियो, जो ये चीज़ें हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती हैं या उनको डेवलप कर रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैनेजर्स ने क्या है, एथिकल बिहेवियर शुरू कर दिया। जैसे कि इफ़ एम्प्लॉय ऑफ अ केमिकल कंपनी ब्लो द विसिल, है ना, कि अगर मान लीजिए आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप क्लीनलीनेस नहीं कर रहे, आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कोई आपको ये बोले कि नहीं, यू हैव टू ब्लो। तो एथिकल प्रैक्टिस है कि यू हैव टू स्पीक। अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको प्रमोट होने से रोक रहा है, आपको ज़बरदस्ती यूँ कहे कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है मैनेजर या सुपरवाइज़र, तो आपको आगे आगे बोलना पड़ेगा। ऐसा बिहेवियर, एथिकल वे आपको यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर नज़र हमें आ रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि लास्ट जो हमें नज़र आता है वो है हेल्पिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। टिपिकल में क्या 1960 और 70 में क्या था कि वर्क प्लेस क्या थी, वो मंडे से लेके फ्राइडे थी, और 8 से 9 घंटे आपको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता था। जो वर्क प्लेस थे, जो आवर्स थे, वो स्पेसिफाइड थे पहले। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वर्क फोर्स, आजकल के समय देखिए तो आपको वर्क एट होम भी करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बहुत अर्जेंट काम है तो आपको घर जाने के बाद भी वो काम को करना पड़ रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपका स्ट्रेस में आप अपनी पर्सनल लाइफ को भूल के सिर्फ ऑफिशियल लाइफ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते जा रहे हैं वर्क में और पर्सनल लाइफ में। तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? इसमें नज़र आता है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम लोग सो ही नहीं पा रहे, यानी हम ग्लोबली इतने आप को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इतना फास्टर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, हमारी सोच बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ रही है, तो हम कभी भी किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये जो मार्केट में ये जो चीज़ें आई, इन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। एग्रीड कि ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, पर यदि हम उसको अपने वर्किंग आवर्स के अंदर ही रखें तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया कि एम्प्लॉयज़ वर्किंग आवर्स में और पर्सनल लाइफ की वजह से क्या होता है, वर्किंग आवर्स में फुल डेडिकेशन नहीं दे पाते। तो आजकल वर्किंग आवर्स में भी रिलैक्सेशन जैसी स्कीम्स आने लग गई हैं।
एम्प्लॉय अपने अगर वो थोड़ा इल महसूस कर रहा है या तो कोई टायर्डनेस महसूस कर रहा है तो वो उसके लिए थोड़ा आराम करने के लिए लंच या ब्रेक के हम बंदोबस्त की बात कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपके मैरिड कपल्स होते हैं उनको छुट्टियों पे छुट्टियां दी जाती हैं, या आजकल कंपनीज इंसेंटिव और बोनस के तौर पे फैमिलीज़ को बाहर भेजती हैं ताकि वो रिफ़्रेश हो सके, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे सकें। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं आजकल ओबी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं। सिंपल रूल सबका यही है कि हर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रख सकें, उनको डेवलप कर सके और उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने का जो डेडिकेशन लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये आज का अपना टॉपिक था स्टूडेंट्स। यहाँ अपना लेक्चर कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। आई होप कि आपका ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।